अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लीनियर जबरा मैथ 209 लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 भी लेंथी है, इसलिए इसको भी मैं दो हिस्सों में करूंगा और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे फर्स्ट 6 स्लाइड्स। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखें, ये तो रिवीजन है। ये वाली मैट्रिक्स थी जो आपने पहले सॉल्व की थी। सॉल्व करने का मतलब ये था कि इसका आपने रैंक निकाला था। रैंक इसका 2 के बराबर आया था। और देखें, यहीं से पढ़ते हैं। वो कहता है वेयर रैंक ऑफ ए मींस डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस और रो स्पेस। देखिए, आपने एग्जांपल कर ली थी और मैंने कहा था चीजें ऐसे ऐसे समझ आती हैं कि जो कॉलम स्पेस की डायमेंशन होती है वही रो स्पेस की डायमेंशन होती है। ये आपने एग्जांपल से किया था क्योंकि इसका रैंक 2 आया था। कैसे? आपने कॉलम स्पेस के बेसिस निकाले थे, आपने रो स्पेस के बेसिस भी निकाले थे। यहां से देखें, वो कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ द रो स्पेस और कॉलम स्पेस। ये वाली वो बात कर रहा है ना। वो कहता है कि रैंक ऑफ ए 2 के बराबर है, जो कि रैंक होता है मींस डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस और रो स्पेस, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। लेकिन कौन से बेसिस? और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ रो स्पेस और कॉलम स्पेस। अब वो कहता है रिकॉल करें कि जो बेसिस थे रो स्पेस के, वो ये दो पहले वाले रो वेक्टर्स थे। ये पहला वाला रो वेक्टर 2 1 0 3 और दूसरा वाला 1 2 5 1, ये निकले थे। और ये 2 1 0 3 1 2 5 1, ये दो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स हैं। दो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स हैं। और अगर ये दिमाग से निकल गया है तो मेहरबानी करके देख लीजिएगा, ये लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 है, उसकी एंड की स्लाइड्स। वीडियो लेक्चर देखना है तो लेक्चर 5 बी, लेक्चर 5 बी। और आपने ये भी प्रूव किया था कि जो बेसिस बनते हैं कॉलम स्पेस ऑफ ए के, ये पहले दो जो हैं आपके पास कॉलम वेक्टर्स, ये बनते हैं। एक 2 1 7 बनता है, एक -1 2 -1 बनता है। वो कहता है कंसिस्टिंग ऑफ टू लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स। ये भी डिटेल मैंने आपको करवाई थी लेक्चर 5 के एंड में, या वीडियो लेक्चर 5 बी। तो ये तो खैर रिवीजन है। अब आगे चलते हैं। अब कहता है फाइंड द नलिटी ऑफ ए। यही वाली है, वो जो आपके पिछली स्लाइड के ऊपर लिखी हुई थी, वही वाली मैट्रिक्स आपके पास ए है। अब लेकिन पहले रिकॉल करें नलिटी क्या था। और रेफरेंस में आपको पहले बता दूं, लेक्चर 5 स्लाइड 3, लेक्चर 5 स्लाइड 3, वहां पे, या वीडियो लेक्चर देखना है तो 5A। आपने कहा था जो नल स्पेस होती है, और नल स्पेस क्या होती है? सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम। अब बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि रिवीजन हो रही है। जो होमोजेनियस सिस्टम सॉल्यूशन स्पेस थी, या सारे के सारे एक्स व्हेन यू मल्टीप्लाई विद ए एंड आंसर इज जीरो वेक्टर, वो होती है नल स्पेस ऑफ ए। उस नल स्पेस की जो डायमेंशन होती है उसको कहते हैं नलिटी ऑफ ए। तो जाहिर बात है, जब नलिटी निकालनी है तो आपने ये होमोजेनियस सिस्टम ही सॉल्व करना है ना। जब तक इस होमोजेनियस सिस्टम की सॉल्यूशन स्पेस नहीं आएगी या सॉल्यूशन नहीं होगी, तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि उस स्पेस के बेसिस क्या हैं? और जब तक बेसिस नहीं पता तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते। और जब तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस नहीं पता तो डायमेंशन भी नहीं पता लग सकती। खैर, ये तो मैंने बोल दिया। लेकिन अब यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन को भी समझने की कोशिश करें। जो बेसिक रूल होता है दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का, कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, उसको ध्यान में लाना है। क्योंकि यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 3 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, गिन लें। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। अब नंबर ऑफ कॉलम जितने हैं उतनी ही नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। ये जो आपके पास कॉलम वेक्टर है इसके अंदर, तो इसका मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि नंबर ऑफ अननोन्स उतने होने चाहिए। अब ध्यान से सुने, नंबर ऑफ अननोन्स उतने होने चाहिए जितनी पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? यहाँ से पहले वाला, यहाँ से लास्ट वाला, 3 into 1। ठीक है, ये देखे ना, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये पहली एंट्री आएगी। फिर आप करेंगे सेकंड रो इंटू दिस कॉलम, फिर ये वाली एंट्री आएगी। फिर आप करेंगे थर्ड रो इंटू दिस कॉलम, ये तीसरी वाली एंट्री आएगी। तो अब वो कहता है जी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो ये है। ये भी देखें, ये भी आपका लेक्चर नंबर 6 था। लेक्चर नंबर 6 में मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का बताया था। ऑगमेंट का मतलब एनलार्ज होता है, बड़ा, क्योंकि इसके अंदर कोफिशिएंट मैट्रिक्स तो पहले ही कवर की हुई है और जो राइट हैंड साइड की जो एंट्रीज हैं वो भी हैं। अब देख लें, आपको सेंस बन गई होगी ना। और जी यहाँ पे 4 क्यों लिखे हुए हैं? ये देख लें, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ये तो नहीं हो सकता था कि यहाँ पे एक ज्यादा होता, ये कम होता। जितने मतलब है कि यहाँ पे देख लें, वर्टिकली जितनी एंट्रीज है 1 2 3, उतनी ही यहाँ पे आ रही हैं। तो बहरल, अब वो कहता है कि इसको रिड्यूस करना है टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। अब आ गई जी व्हाट इज रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। ये भी लेक्चर 6 में था। हाँ, अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस आ रहे हैं। ये मैंने पहले नहीं कराए थे। ये मैं आपको पहले बता दूं कि मैं आगे जाके रिवाइज कराऊंगा। ये जरा आपको अजीब सा लग रहा होगा, इसलिए कि जो पिछला कोर्स है ना, जो मेरे स्टूडेंट्स उन्होंने तो किया हुआ है। जिन्होंने नहीं भी किया हुआ, ये आगे जाके एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस मैंने रिवाइज करवाए हुए हैं। रिवाइज मैंने करवाए हुए हैं। लेकिन बहरल, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस 3 किस्म के होते हैं। एक होता है कोई भी दो रोज उनको इंटरचेंज कर दें, कोई भी दो, जरूरी नहीं साथ साथ वाली हुई, ये तो साथ साथ वाली है। एक होता है कि किसी रो को भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, किसी रो को भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें।
तीसरा वाला होता है कि एक रो में दूसरी रो किसी और रो का मल्टीपल ऐड करें, ये होते हैं। बहरहाल आगे जाके मजीद बात करेंगे। फिलहाल वो कहता है कि रिड्यूस करना है इसको, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। उससे पहले ये देख लें जो नीचे नोट है, देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आज ही के लेक्चर में इस्तेमाल हो जाना है। इसको एक थ्योरम प्रूव करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। कहता है नंबर ऑफ कॉलम्स उतने ही हैं जो नंबर ऑफ अननोन्स है। अगर मैं कहूँ जी नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, वो कहते हैं हाँ इसका तो पता है। अगर कहें नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, कहते हैं पता नहीं क्या, हालांकि वही चीज है। ये देखें ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है। ये फर्स्ट अननोन है, ये सेकंड अननोन है, ये थर्ड अननोन है, ये फोर्थ अननोन है। आप कहेंगे ये भी पता है। भाई फर्स्ट रो वही है जो आपका फर्स्ट अननोन है, सेकंड रो वही है जो आपका सेकंड अननोन है, क्योंकि उसमें एक एक ही तो अननोन है। थर्ड रो वही है जिसमें थर्ड अननोन है, फोर्थ रो वही है जिसमें फोर्थ अननोन है। तो जितने अननोन्स हैं उतनी कॉलम्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करना है? अब करना है आपने ये कि इसको बनाना है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। मैंने कहा था रिड्यूस में ज्यादा आसान हो जाता है। तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म तो एचेलॉन फॉर्म होती है, और एचेलॉन फॉर्म क्या थी? जिसमें पहली नॉन जीरो एंट्री होती है 1। देखें कोशिश ये किया करें कि ऐसा स्टेप किया करें जो इजीएस्ट हो, जिसमें मतलब है कि गलती होने का चांस कम हो। लंबी कैलकुलेशन से भी गलती हो जाती है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं जी, इसको जी 2 पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे देखें अगर पहली दो रोज को हम इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पे देख लें, ये जो आपके पास सेकंड रो है उसको फर्स्ट प्लेस पे ले जाइए। देखें 1 2 5 -1 0, अब ये फर्स्ट प्लेस पे लिखी हुई है। और ये जो आपके पास फर्स्ट रो थी इसको सेकंड रो बना दें। यहाँ पे इंडिकेट करना बहुत जरूरी है आपने कौन सा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किया है। R1 R2 को इंटरचेंज किया है, R1 R2 को इंटरचेंज किया है। और एक यहाँ पे भी चीज नोट करें, ये स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, ये इक्विवेलेंट का निशान डालें, इक्वल टू नहीं। देखें अगर इक्वल टू करेंगे फिर रटा लगा रहे हैं। दो मैट्रिसेस इक्वल तब होती हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एग्जैक्टली सेम हो। ये तो देख लें कहाँ सेम है, इसमें तो जो तीसरी वाली रो है वो सेम है, पहली दो तो बिल्कुल डिफरेंट हो गई हैं। तो अब यहाँ पे देखें ये आपने इक्विवेलेंट का निशान डालना है। अब अगर ये चीजें आपने पहले नहीं ना की हुई, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, ये आगे आएंगी। लेकिन बहरहाल फिलहाल मैं इतना बताता हूँ, जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से दो मैट्रिसेस आती हैं उनको कहते हैं रो इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट का निशान आता है। फिलहाल मैंने इतने बताया। हाँ, अगला स्टेप जो है अब वो मसला ये है कि, मसला नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप पहले ही कॉपी पेंसिल पे कर लें। अगली स्लाइड पे जाने से पहले पहले ही कॉपी पेंसिल पे कर लें। रिकॉल करें एचेलॉन फॉर्म ये थी, मैंने कहा था कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1, और ये जो होता है इसको कहते हैं लीडिंग वन। लीडिंग वन की बैक साइड पे अगर कोई एंट्री है तो जीरो इसका नहीं है, नीचे दोनों जीरो होनी चाहिए। इसकी तो नहीं है जीरो, एक 2 है एक 7 है। इन दोनों को जीरो बनाना है बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो वो जो मैंने आपको कहा था ना कि एक रो में किसी दूसरी रो का मल्टीपल ऐड करें, उससे करेंगे। अब हम इस वन को यूज करके, ध्यान से सुने, इस वन को यूज करके इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे। ये देखिए मैं जरा डबल कर रहा हूँ। डबल से मुराद ये कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो पिछला कोर्स किया हुआ है, उनको तो पता कैसे करते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता वो भी समझने की कोशिश करें। इन दोनों को जीरो करना है, एचेलॉन फॉर्म बनानी है। उसका तरीका ये होता है कि जो नंबर यहाँ पे, ध्यान से सुने, जो नंबर यहाँ पे है उसको फर्स्ट रो से करें मल्टीप्लाई, यानी कि इस वन से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और यहाँ पे माइनस कर दें। कहने का मतलब ये है कि R2 में से माइनस करें। ध्यान से सुने, आप करें R2 माइनस ट्वाइस R1, R2 माइनस ट्वाइस R1। पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो में से माइनस कर दें। पहली रो को 7 से मल्टीप्लाई करें, थर्ड रो में से माइनस कर दें। अब क्योंकि वो स्टेप आगे हुआ है, अगली स्लाइड पे हुआ है, ये मैट्रिक्स नजर नहीं आएगी, तो हो सकता फॉलो ना हो, तो इसलिए मैं तो कहूंगा अभी कॉपी पेंसिल पकड़ें और कर लें वो क्या होता है अगला स्टेप। फिर कंपेयर कर लीजिएगा अगली स्लाइड पे जो मैट्रिक्स लिखी है टॉप पे, कि वो ठीक है या गलत है। मैं जुबानी बोलने लगा हूं, ध्यान से सुने। पहली रो को मल्टीप्लाई करें 2 से और सेकंड रो में से माइनस कर दें। मतलब वही है कि पहली रो को मल्टीप्लाई करें -2 से और सेकंड रो में ऐड कर दें। फिर सुन लें, मैंने कहा है पहली रो को मल्टीप्लाई करें 2 से और सेकंड रो से माइनस कर दें, या पहली रो को मल्टीप्लाई कर दें -2 से, सेकंड रो में ऐड कर दें। तो -2 + 2 ये 0 हो जाएगा। इधर जब आप -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4 -1, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -5। इधर जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, यहाँ पे ऐड करेंगे -10। इधर जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2, 2 + 3 5 बन जाएगा। ये 0 रहेगा क्योंकि ऊपर 0 है। अब इसको भी ध्यान से सुन लें, ये एक बार फिर सुन लें, ये नई रो क्या बन जाएगी इस ऑपरेशन के बाद। कौन सा ऑपरेशन? मैंने कहा था फर्स्ट रो को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड रो में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बन जाएगी 0 -5 -10 5 0। अब इसको करते हैं। अब मैंने कहा था कि फर्स्ट रो को -7 से मल्टीप्लाई करें और इधर ऐड कर दें, ये तो 0 हो जाएगा, 7 - 7 0। इधर जब आप -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 -1 ये आ जाएगा -15। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -35 + 5 तो आ जाएगा -30। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 × -7 यानी कि +7, 7 + 8 15।
ये 0 रहेगा, यानी कि थर्ड रो आपके पास बन जाएगी 0, -15, -30, 15 और 0। अब अगली स्लाइड पे जाते हैं। ये लें जी, देख लें, पहली रो में कोई चेंज नहीं आ रही। आपने क्या किया था, जाहिर बात अब यहाँ नहीं समझाया जा सकता क्योंकि मैट्रिक्स पीछे लिखी हुई थी, लेकिन पहली बात कि इक्विवेलेंट का निशान और जो आपने ऑपरेशन किया वो यहाँ पे लिखें। ये बताया था मैंने कहा था जी कि पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करें, सेकंड में से माइनस कर दें, पहली रो को 7 से मल्टीप्लाई करें, थर्ड में से माइनस कर दें। ये बताना जरूरी है कि R2 में क्या चेंज आ रही है, R3 में क्या चेंज आ रही है। यानी R2 में ये चेंज आई है कि R2 माइनस ट्वाइस R1, R3 में क्या चेंज आई है, R3 माइनस 7R1। और यही मैंने बताया था आपको आंसर। ये देख लीजिएगा, मैंने यही आंसर आपको बताया था। हाँ, आगे वाले जो है वो पता लग जाएंगे। अब हमने ये करना है कि यहाँ पे देख लें, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 और नीचे हो गए 0। अब यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 नहीं है, तो अब हम ये करेंगे -5 पे डिवाइड करेंगे। अब कहेंगे सर अभी आपने कहा था डिवीजन अवॉइड करें, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आ रही। मैं कहता हूँ कि ऐसी डिवीजन अवॉइड कर लें जिसमें फ्रैक्शन आ जाए। सपोज अगर मैं यहाँ पे 5 पे डिवाइड करूंगा, ऐसे हालात हो जाते हैं जैसे पहले मैंने कहा था जी कि वो 2 पे डिवाइड करना तो फ्रैक्शन आ रही थी। अब यहाँ फ्रैक्शन नहीं आ रही क्योंकि -5 पे डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 1, -5 पे डिवाइड करूंगा तो -10 ओवर -5 ये आ जाएगा 2, -5 पे डिवाइड करूंगा तो -1। साथ बताना जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है कि ये जो सेकंड रो है इसमें ये चेंज आ गई है। इसलिए देखें मैंने यहाँ पे कलर किया हुआ है, जो जहां पे चेंज आ रही है उसमें कलर किया हुआ है, जहां पे चेंज नहीं आ रही उन्हें वैसे लिखा हुआ है। इधर भी कलर किया हुआ था यहाँ पे क्योंकि जहां पे चेंज आ रही थी। बहरहाल अब ये वाली चीज है। अब ये जो नीचे वाली रो है इसको भी देखें -15 पे डिवाइड किया हुआ है, ये आपके पास बन जाएगा 1। इसको -15 पे करें ये आ जाएगा 2, इसको -15 पे करें ये आ जाएगा -1। ये वैसे कर दिया, ये स्टेप यहाँ पे नहीं था, लेकिन वो नजर आ रहा है कि ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है इसलिए किया है। असल तो ये था कि यहाँ पे आपने फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 करनी थी तो कर दी। इसके बैक साइड पे देखें यहाँ पे 0 है लेकिन नीचे 0 नहीं है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। नीचे 0 नहीं है तो आपने ये करना था, अब इस 1 को यूज करना था। लीडिंग 1 को हमेशा यूज किया करें ऊपर नीचे 0 बनाने के लिए। फिर सुन लें, लीडिंग 1 को यूज किया करें ऊपर नीचे 0 बनाने के लिए। अब ये लीडिंग 1 है ना आपके पास, तो आपने वही करना है कि अब मैं वही कहूंगा जी -1 से इसको मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे मतलब है कि ऐड कर दें, या सिंपली R3 गोज टू R3 माइनस R2, थर्ड रो में से सेकंड निकाल दें, दोनों सेम है। तो ये 0 0 0 0 0 क्योंकि 1 -1 0, 2 - 2 अंडा, -1 माइनस ऑफ -1 यानी कि -1 + 1 वो भी 0। अब देख लें, ये है जी आपकी एचलन फॉर्म, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1। और यहाँ पे देख लें इसके बैक पे 0 है, इसके नीचे भी 0 है और इसके सारे नीचे 0, बैक पे इसके है ही नहीं। लेकिन मैंने कहा था रिड्यूस टू एचलन बना लें, वो ज्यादा आसान होती है। रिकॉल कर लें क्या डेफिनेशन थी, लेक्चर नंबर 6 में की थी। उसने कहा था कि जिस कॉलम में आपके पास लीडिंग 1 आ रहा हो उस कॉलम में बाकी 0 होते हैं। तो यहाँ पे लीडिंग 1 आ रहा है, यहाँ बाकी 0 है। यहाँ पे आपके पास लीडिंग 1 आ रहा है, नीचे 0 है लेकिन ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है ना, ऊपर क्योंकि 0 नहीं आ रहा, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान करें, इसी 1 को यूज करें। अब आप ये करें कि सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में से माइनस कर दें। ये देखें, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में से माइनस कर दें, यानी यही है जो मैंने पहले कहा था, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके वहां पे ऐड कर दें, बात तो वही है। इधर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे वो तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो 1 ही आएगा क्योंकि ये 0 है। यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 2 0, यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 + 5 1, यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 - 1 1। ये है जी रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1। अगर कोई रो जिसमें सारे 0 है वो बॉटम पे है। फिर यहाँ पे देख लें, ये जो लीडिंग 1 है इसके नीचे 0 है, लीडिंग 1 इसके नीचे 0, इसके बैक पे भी 0 है। लेकिन क्योंकि ये रिड्यूस्ड रोटेशनल फॉर्म है तो लीडिंग 1 जिस कॉलम है उसमें बाकी 0 है, ये लीडिंग 1 जिस कॉलम है उसमें बाकी 0 है। इसलिए मैं कहता हूँ लेक्चर साथ साथ किया करें, जिन्होंने पिछला समझा उनको कोई मसला ही नहीं हो रहा होगा फॉलो करने में, अंडरस्टैंड करने में। ये आगे रिड्यूस्ड रोटेशनल फॉर्म। अब क्या करना है आपने इस सिस्टम को रीराइट करना है। रीराइट का क्या मतलब है, ये देखें, ये x1 का कोफिशिएंट था, ये x2 का कोफिशिएंट था, ये x3 का था, ये x4 और ये राइट साइड की एंट्री थी। तो इस वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, इस वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, यानी कि क्या जरूरत है क्योंकि जब है ही 0 × x2 वो तो खत्म हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x3, यहाँ पे x2 नहीं लिखना, यहाँ पे आ जाएगा x4 = 0। ये सिस्टम बनता है। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहली रो से ये इक्वेशन आ रही है। ये था आपके पास कोफिशिएंट x1 का 0, इसको छोड़ दें। ये आपके पास x2 का कोफिशिएंट ये लिखा हुआ है, ये आपके पास x3 का कोफिशिएंट ट्वाइस x3, ये -x4, ये आपके पास है x4 का कोफिशिएंट = 0। ठीक हो गया। अब देख लें, यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशंस हैं 1 और 2, चार अननोन्स हैं x1 x2 x3 x4, चार है 1 2 3 4। और क्या हमने तरीका पढ़ा था, ये भी लेक्चर 6 था। हमने कहा था आपने लीडिंग वेरिएबल्स को इन टर्म्स ऑफ
फ्री वेरिएबल लिखना है। अब लीडिंग वेरिएबल क्या था? लीडिंग वेरिएबल वो वेरिएबल था जो लीडिंग वन को कॉरस्पॉन्ड करता था। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जो फर्स्ट आपके पास रो थी, यहाँ से जो इक्वेशन बनी थी, जो लीडिंग वन को कॉरस्पॉन्ड कर रहा था, वो x1 था। सेकंड जो आपके पास इक्वेशन बनी थी, सेकंड रो से, उसमें जो लीडिंग वन को कॉरस्पॉन्ड कर रहा था, वो x2 था। तो बाकी कोई लीडिंग वन नहीं आ रहा, बाकी कोई मजीद आगे लीडिंग वन नहीं आ रहा, ना ही कोई लीडिंग वेरिएबल आ रहा है। ये कहने का मकसद है। आगे क्योंकि मजीद लीडिंग वन नहीं आ रहा, तो लीडिंग वेरिएबल भी नहीं आ रहा। लीडिंग वेरिएबल दो ही है, x1 x2। अब x1 x2 को आपने इन टर्म ऑफ x3 x4 लिखना है। x3 x4 लीडिंग वन को कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ये है फ्री वेरिएबल। और काफी लंबा चौड़ा मैंने समझाया था, लीडिंग इन टर्म ऑफ फ्री होते हैं। उसका तरीका ये होगा कि आसानी के लिए x3 को आप t ले लें, x4 को s ले लें। बराबर नहीं लेना, मेरे पास कोई गारंटी नहीं कि दोनों सेम है। x3 को t ले लें, x4 को s ले लें। अब आपने ये करना है कि जो आपके पास x1 है, इसको निकालना है इन टर्म ऑफ x3 x4 या इन टर्म ऑफ t एंड s। सिंपल है, राइट साइड पे ले जाएं। x1 आपके पास आ जाएगा माइनस x3 माइनस x4, यानी कि माइनस t माइनस s, क्योंकि x3 t के बराबर था। फिर सुन लें, माइनस x3 माइनस x4, यानी कि माइनस t माइनस x। x3 t के बराबर था, x4 s के बराबर था। ये लिखा हुआ है, लिखा है फ्रॉम टू, इसी क्वेश्चन जहां से मैंने आपको समझाया है। नीचे वाली की डिटेल पूरी की हुई है। x2 निकालना है, तो अब ऐसा करें, ये जो 2x3 है, इसको राइट साइड पे ले जाएं, ये माइनस 2x3 हो जाएगा। माइनस x4 को राइट साइड पे ले जाएं, ये प्लस x4 हो जाएगा। अब ध्यान से आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इसको फिर रीअरेंज करके लिखा हुआ है x4 माइनस ट्वाइस x3। x4 की जगह s लिखें, विच इज दिस वन। x3 की जगह t लिखें, विच इज दिस वन। अब देख लें, x1 भी आपके पास t और s की फॉर्म में आ रहा है, या x3 x4 की फॉर्म में आ रहा है। x2 भी आपके पास जो है s और t की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि x3 और x4 की फॉर्म में आ रहा है। लेकिन सोल्यूशन लिखने का तरीका क्या है? कहता है देयरफॉर द कंप्लीट सोल्यूशन इज गिवन बाय। ये है जी सोल्यूशन लिखने का तरीका। अब देख लें, x1 निकला था माइनस टी माइनस एस, ये नीचे भी लिखा हुआ है, ये देखें। x1 निकला था माइनस टी माइनस एस, यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है ध्यान से। x2 क्या निकला था, ये नीचे भी लिखा हुआ है, माइनस ट्वाइस टी प्लस एस, यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है ध्यान से। x3 को क्या लिया था, t लिया था, यहां पे भी लिखा हुआ है। x4 को s लिया था, यहां पे भी लिखा हुआ है। अब क्या करना है, इसको ब्रेक किया हुआ है। यहां पे देख लें, यहां पे t का कोफिशिएंट -1 है, वो ये है। यहाँ पे t का कोफिशिएंट -2 है, वो ये लिखा हुआ है। यहाँ पे t का कोफिशिएंट 1 है, जो कि ये लिखा हुआ है। यहाँ पे t है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट 0 है, इसलिए 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें, s का कोफिशिएंट -1 है, जो कि ये लिखा हुआ है। s का कोफिशिएंट +1 है, जो कि ये लिखा हुआ है। यहाँ पे s नजर नहीं आ रहा, यानी कि उसका कोफिशिएंट 0 है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। और यहाँ पे s का कोफिशिएंट आपके पास 1 है। दूसरा, आप इसको डबल चेक कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके देख लें क्या ये बन रहा है। यहाँ पे देख लें, माइनस टी माइनस एस, बिल्कुल बन रहा है। अगर टी को अंदर मल्टीप्लाई करें, एस को भी अंदर फिर ऐड करें, ये बनता है। फिर आता है माइनस ट्वाइस टी प्लस एस, ये बन रहा है। अब टी को अंदर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे टी आता है, यहाँ पे 0, यानी कि टी रह गया। और इसी तरह से एस को मल्टीप्लाई करें अंदर, तो यहाँ पे एस, यहाँ पे 0, यानी कि एस रह गया। यानी कि इन दोनों को ऐड करने से ये बन जाता है। अब देख लें, ये जो दो वेक्टर्स आपके पास आ रहे हैं, ये स्पैन कर रहे हैं नल स्पेस को। क्यों? हर एलिमेंट जो है इन्हीं दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा ये दो हैं, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये तो मैंने आपको पिछले थ्योरी के लिहाज से बता दिया। इसने यहाँ पे देखें लिखा हुआ है बेसिस फॉर नल स्पेस। इसमें स्टूडेंट से गलती करते हैं, वो कहते हैं नल स्पेस इज गिवन बाय। भाई नल स्पेस ये वाली है, दिस इज नल स्पेस। ये बेसिस है जिसमें दो ही एलिमेंट आ रहे हैं, ये वाले दो, दिस वन एंड दिस वन। और ये मैं बता दूं, ये तो मैंने आपको बता दिया अभी करके। अच्छा जी, दो हैं और एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पैन कर रहे हैं। इस तरह जो भी वेक्टर्स आते हैं ना, इस तरह ब्रेक करके, जब इस तरह कुछ आ जाता है, फिर उसको ब्रेक करते हैं, हर वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, हर वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। यानी टी लिखते हैं, फिर अंदर कौन सा वेक्टर आ रहा है, फिर एक और वेरिएबल जो अंदर आ रहा है उसको लिखते हैं, अंदर कौन सा वेक्टर आ रहा है। इस तरह जो वेक्टर्स आते हैं वो होते ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और मेहरबानी करके इसका भी रटा नहीं, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। ये देखें, एक्स वाई जेड को ब्रेक करते हैं, आप करते हैं एक्स को कॉमन निकाला तो 1 0 0, फिर वाई को कॉमन निकाला 0 1 0, जेड को कॉमन निकाला 0 0 1। अब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होते हैं, स्पैन भी करते हैं, आप पहले कर चुके हैं। तो इस तरह ब्रेक करके जब भी वेक्टर्स आएंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे और स्पैन तो कर ही रहे, नजर ही आ रहा है। हर एलिमेंट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ये दो आए हैं, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस फॉर नल स्पेस 2 है, तो नलिटी होगी 2, क्योंकि नलिटी है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। ये देखें, नलिटी ऑफ ए 2 है। और अब देखें, एक तो लिखा है ना डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस। अब इसका शॉर्टकट देखिए, मैंने वही कहा है, ऐसा ऐसा कोर्स इजी होगा। शुरू से आप जब पढ़ रहे हैं ना, तो थ्योरी करानी पड़ी सारा कुछ, कोर्स आप देखिएगा इजी होगा। इजी से मुराद के शॉर्टकट्स आएंगे, शॉर्ट मेथड्स आएंगे, लेकिन थ्योरी भी समझनी जरूरी है। पहला शॉर्टकट नलिटी निकालने का ये होता है जी, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। नलिटी उतनी होती है जितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स होते हैं। अब देख लें, यहाँ पे आपके पास क्या, ये नलिटी 2, फ्री वेरिएबल कितने थे, वो भी दो ही थे। ये देख लें, x3 था, x4 था।
और ये तो अब हो गया, अच्छा जी अब इसका भी रट्टा लगाएं, नहीं। देखिए आपने लीडिंग को इन टर्म ऑफ फ्री लिखा था, आपने लीडिंग वेरिएबल्स को इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल्स लिखा था, और जितने आपके पास फ्री वेरिएबल्स थे, दो थे ना, एसओटी या x3 x4, जारी बात है उतनी बार ही ब्रेक हुआ। एक बार आपने t को कॉमन निकाला तो देखा अंदर वेक्टर क्या बन रहा है, एक बार आपने s को कॉमन निकाला देखा अंदर वेक्टर क्या बन रहा है, ऐसे ही। तो उतनी बार ही ब्रेक हो रहा है जितने आपके पास फ्री वेरिएबल्स थे। कोई और होता तो एक बार और होता, वो तो यहाँ पे नहीं है। तो बहरहाल नलिटी होती है नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, ये एक और शॉर्टकट मिला, ये है फ्री वेरिएबल्स। अब ये आपने लीडिंग इन टर्म ऑफ फ्री लिखे थे। अब यहाँ पे देख लें x1 x2 जो है उसने लिखा है कॉरस्पॉन्ड टू लीडिंग वंस इन द एचेलॉन फॉर्म, या इस केस में रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, क्योंकि आपने रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनाई थी। और मजे की बात है जितने लीडिंग वेरिएबल होते हैं वही रैंक होता है, वही रैंक आपने 2 निकाला था ना। अब ये ना कीजिएगा, देखें जो गलती होती है ना, मेरे जो टीचिंग एक्सपीरियंस में गलतियां हुई हैं वो मैं बता रहा हूँ। कुछ हो सकता है लोग कहते हैं कि ये बताने की क्या जरूरत है, कुछ स्टूडेंट्स पक्का दिमाग में बिठा लेते हैं जितना रैंक है जी उतनी ही नलिटी, हालांकि ऐसी बात नहीं। इस एग्जांपल में हो रहा है, इस केस में हो रहा है कि नलिटी जितनी आई है 2 वही रैंक के बराबर है, यानी कि 2। लेकिन रैंक और नलिटी बराबर होना जरूरी नहीं है, इन जनरल दिस इज नॉट ट्रू के बराबर हो। लेकिन ये सही है कि नलिटी होती है नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स के बराबर, रैंक होता है नंबर ऑफ लीडिंग वेरिएबल्स के बराबर। इसी पे डायमेंशन थ्योरम जो मैट्रिसेस का डेवलप हुआ हुआ है, डायमेंशन थ्योरम फॉर मैट्रिसेस, वो क्या है? वो कहता है अगर ए के n कॉलम्स हैं, देखें कॉलम्स की बात कर रहे हैं, कहता है रैंक प्लस नलिटी नंबर ऑफ कॉलम्स होती है। अब यहाँ पे देख लें, जो मैंने शुरू में कहा था, ध्यान से सुना करें कि नंबर ऑफ कॉलम्स उतने ही थे जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे, किया था ना हमने। आपने जो मैट्रिक्स अभी सॉल्व की है, मैट्रिक्स 3 ऑर्डर 3 इंटू 4 की, मैट्रिक्स 3 ऑर्डर 3 इंटू 4 की, यानी इसके अंदर 4 कॉलम्स थे। अननोन्स कितने? 4, 1 2 3 4, जितने कॉलम्स थे उतने अननोन्स थे। तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होते हैं, या टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होते हैं, और वेरिएबल्स दो ही होते हैं, वेरिएबल्स दो ही होते हैं, या लीडिंग होते हैं या फ्री, तीसरा तो होता नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर, और वो या लीडिंग होते हैं या फ्री होते हैं, तीसरा कोई नहीं होता। फ्री उतने ही होते हैं जितनी नलिटी होती है, लीडिंग उतनी होती है जो रैंक होता है। तो रैंक प्लस नलिटी नंबर ऑफ कॉलम्स, ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला एक निकल आया कि मतलब अगर आपको नलिटी पता है तो आप रैंक निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स के दिए हुए हों, वो तो बताते ही हैं। इसी तरह से अगर आपको नलिटी पता तो रैंक निकाल सकते हैं, रैंक पता तो नलिटी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स पता होने चाहिए। यानी कि ये जो आपके पास इक्वेशन है, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स, इसमें कोई दो चीजें पता तो तीसरी निकाल सकते हैं। चलें इसको यूं मुका देते हैं, अब आगे चलते हैं। अब ये देखें, ये आपका रिजल्ट फ्रॉम पेज 18, ये आप कहेंगे लो ये तो चैप्टर नंबर 1 पे चले गए, ये तो 103 का लेवल है। पहले क्यों नहीं कराया? पहले इसलिए नहीं कराया कि जरूरत नहीं पड़ी थी, पहले इसलिए नहीं कराया कि जरूरत नहीं पड़ी थी। अब ऐसा ऐसा इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले कहता है जी होमोजेनियस सिस्टम है, ठीक है, ax इक्वल टू 0। उसमें कहता है m इक्वेशंस हैं, n अननोन्स हैं, ये भी ठीक है। फर्दर वो कहता है इक्वेशंस थोड़ी हैं, अननोन ज्यादा है। ध्यान से देखें, इक्वेशंस थोड़ी हैं, अननोन ज्यादा है। अभी जो आपने सिस्टम सॉल्व किया था वो भी ऐसा था, ये नीचे देखें, कर्सर जहां मेरा चला गया, आपने जो सॉल्व किया था उसमें इक्वेशंस 3 थी, पीछे देख लीजिएगा, बल्कि यहां से नजर आ रहा है, ये देख लें, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ना, आपने ही कहा था ना, ये था आपके पास 2x1 माइनस x2, चलें 0x3 का अजीब सा लगता है, प्लस 3x4 इक्वल टू 0। यहां से पहली क्वेश्चन आ रही थी, यहां से सेकंड क्वेश्चन आ रही थी, यहां से थर्ड क्वेश्चन आ रही थी, 3 क्वेश्चंस थी। अननोन्स कितने थे? अननोन्स आपके पास जो थे 4 थे। कौन कौन से? x1 x2 x3 x4। तो ये इसका मतलब है कि इस एग्जांपल से इस रिजल्ट को समझ सकते हैं, यहाँ पे आपके पास इक्वेशंस थोड़ी हैं, अननोन ज्यादा हैं। फिर वो कहता है इफ देयर आर, ध्यान से पढ़ें, आर नॉन जीरो रोज इन द रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ पे देख लें रिड्यूस लिखा हुआ है लेकिन एचेलॉन फॉर्म हो तब भी बात बन सकती है। लेकिन बहरल उसने कहा आर नॉन जीरो रोज इन द रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यहाँ तक। दोबारा पढ़ लें, आर क्या चीज है? नॉन जीरो रोज, किसमें? रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ये देख लें, ये आपके पास सिस्टम था, ये ax इक्वल टू 0 की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये थी, इसकी जो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म थी ये अभी निकाली है ना थोड़ी देर पहले। इसमें नॉन जीरो रोज दो हैं, ये पहली वाली और ये दूसरी वाली, तो आर हो गया जी 2। कहता है विच कंटेन्स टू नॉन जीरो रोज, आर इज इक्वल टू 2। तो ये जो आपके पास आर साहब है ये हो गए 2। कहता है देन नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स जो होंगे वो n माइनस आर होगा। अब देख लें, n क्या था आपके पास? n आपके पास जो था ये थे टोटल नंबर ऑफ अननोन्स, n आपके पास टोटल नंबर ऑफ अननोन्स थे। उसने कहा n माइनस आर करें, n क्या था आपके पास? इस केस में 4 था, r क्या था? इस केस में 2 था, तो 2। तो यहाँ पे कहता है कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स जो n माइनस आर होते हैं। अब आप देखें अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है, दो ही आए थे ना, x3 x4। तो ये एक फॉर्मूला आपके पास और है, हाउ टू फाइंड द फ्री वेरिएबल्स।
यानी कि यहाँ पे आपके पास n है, बेशक आप कह लें कि ये अननोन्स हैं या मतलब है कि इस मैट्रिक्स के क्या है, कॉलम्स हैं। तो उसमें से जो आपके पास जो है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स या अननोन्स, उनमें से r माइनस कर दें। r क्या था आपके पास, कि आपके पास कितनी नॉन जीरो रोज हैं इन द रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स n माइनस r। अच्छा, अब इसने मजीद एक काम किया हुआ है, उसने लिखा हुआ है कि लीडिंग वेरिएबल जो r के बराबर है। हालांकि अभी हम कह रहे थे लो जी, कभी कहते हैं जी r नॉन जीरो रोज हैं, अब r को पकड़ के लीडिंग वेरिएबल भी बना दिया जी, r लीडिंग वेरिएबल। भाई देखें, ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो मजा है मैथमेटिक्स में, अगर जो समझ जाए। भाई नॉन जीरो रोज में तो होता है आपके पास लीडिंग वन, जीरो रो में होता है लीडिंग वन, नहीं होता ना। तो आपके पास जो लीडिंग वेरिएबल होते हैं किसको करस्पॉन्ड करते हैं, लीडिंग वन को। तो जारी बात है, जितनी नॉन जीरो रोज होंगी उतने ही लीडिंग वन होंगे, और जितने लीडिंग वन होंगे उतने ही आपके पास क्या होंगे, लीडिंग वेरिएबल्स, क्योंकि लीडिंग वेरिएबल कॉरस्पॉन्ड करता है लीडिंग वन को। अब उम्मीद है पता लग गया होगा। ये लीजिए नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स जो हमने पीछे पढ़ लिया, n माइनस आर 4 माइनस टू 2। और उसने ही कहा है एज वी सॉ दैट x3t x4s, ये थे जी फ्री वेरिएबल्स और इनकी तादाद 2 ही थी, एंड देयर नंबर इज इक्वल टू 2। आगे उसने कहा है ऑल्सो x1 एंड x2 वर लीडिंग वेरिएबल्स, ये भी थे। और लीडिंग वेरिएबल्स कितने थे, ये भी 2 थे, उतने थे जितनी आपके पास नॉन जीरो रोज थी। एंड r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू 2 इज इक्वल टू रैंक, where R indicates non-zero rows in the reduced row echelon form of the augmented matrix। ले ये रैंक निकालने का एक और तरीका पता लग गया आपको। रैंक होता है जितनी आपके पास नॉन जीरो रोज होती हैं रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म। देखें यहाँ पे रिड्यूस का वर्ड है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है, एचेलॉन फॉर्म में भी हो जाता है। तो यहाँ पे देख लें, एचेलॉन फॉर्म में भी बात बन जाती है। तो ये चीज यहाँ पे देख लें, यहाँ पे वो कहता है रैंक वेयर आर इंडिकेट्स नॉन जीरो रोज इन द रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और देख लें, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अब ये ना कुछ यहाँ तो रटा लगाना पड़ेगा, सर कह रहे हैं कि एचेलॉन भी हो सकता है। भाई जितनी आपके पास नॉन जीरो रोज होती है ना, ध्यान से सुने, जितनी आपके पास नॉन जीरो रोज होती हैं एचेलॉन में, उतनी ही रिड्यूस्ड रो एचेलॉन में होती है। क्योंकि दोनों के केस में एक चीज है कि पहली नॉन जीरो एंट्री वन होती है, पहली नॉन जीरो एंट्री वन होती है, बेशक एचेलॉन फॉर्म हो या रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म हो, पहली नॉन जीरो एंट्री वन होती है। ठीक है, और जारी बात है वो उसी में होती है जो आपके पास नॉन जीरो रोज होती हैं। वो कहता है 2 के बराबर है, इसका मतलब है कि आपके पास कितने फॉर्मूले निकल आए रैंक के। रैंक आपके पास हो गया नंबर ऑफ लीडिंग वेरिएबल्स, रैंक आपके पास हो गया नॉन जीरो रोज या नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, या खाली ऑगमेंटेड ना हो दूसरी वाली में भी हो जाएगा। चले, अगर वो अभी मैंने नहीं एक्सप्लेन किया, वो आगे जाके हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और ये वाला लेक्चर मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी अच्छा खासा लंबा हो गया है। तो जो अगला लेक्चर होगा ना, यानी जो 7th लेक्चर का बी पार्ट होगा, जो 7th लेक्चर का बी पार्ट होगा, वो स्लाइड नंबर 7 से स्टार्ट करूंगा। तो अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी 7th लेक्चर के बी पार्ट में। अल्लाह हाफिज।